कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 को पूरा सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली में केवल 5 ही सवाल हैं, तो 5 के पाँचों सवालों को हम इस एक ही वीडियो क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। और इसके साथ ही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को भी समझेंगे और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को भी, क्योंकि ये पूरी प्रश्नावली यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम पर ही आधारित है। तो चलिए सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को फटाफट से समझ लेते हैं और साथ ही हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को भी समझ लेते हैं। बुक में आपको प्रमेय 1.1 दी हुई है। यही आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसमें आपको कथन दिया है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर b गुणा q यानी bq प्लस r, जहाँ r क्या होता है, 0 से बड़ा होता है या फिर 0 होता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होता है। r b से हमेशा छोटा होता है। ये 0 से बड़ा हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होता है। यही आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ये है क्या सर? आज तक जो आपने भाग किए ना, वही भाग है ये। भाग को हम कुछ इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे व्यक्त कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो आपको ये याद रखना है कि आप केवल और केवल धनात्मक पूर्णांकों की ही बात करेंगे, यानी 1, 2, 3, 4, ये हमारी जो गिनतियां हैं ये अनंत हैं, यही हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, तो हम केवल धनात्मक पूर्णांकों की ही बात करेंगे। a और b कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं। ठीक, और देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला q और r ये पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं भाई? वो संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत होती हैं। ठीक है, ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि a और b कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, अगर हम a को b से भाग दें, तो यहाँ हमें एक भागफल मिलेगा। इसको इन्होंने q बोला है। q क्या है भाई? भागफल है। यहाँ जो q दे रखा है ये भागफल है, और यहाँ कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। a में से हम इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा भाई शेषफल। इसको इन्होंने r बोला है। अब इस भाग को हम कुछ इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। देखो a क्या है? वो संख्या जिसको भाग दिया जा रहा है। जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसे हम बोलते हैं भाज्य। ठीक है, बराबर b क्या है? वो संख्या जिससे भाग किया जाता है, यानी ये भाजक है। जिस संख्या से भाग किया जाता है उसको हम भाजक बोलते हैं। और ये हमारा रहा शेषफल। तो गुणा में भागफल। ये हमारा क्या? भागफल। गुणा में भागफल। ठीक है, और प्लस में r यानी हमारा शेषफल। ठीक है, तो हम भाग को कुछ इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, यानी भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में क्या संबंध होता है? भाज्य हमेशा बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि q और r यानी भागफल और शेषफल ये दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। क्या हैं? पूर्ण संख्याएं। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है। यानी भागफल और शेषफल ये 0, 1, 2, 3 इस तरह से कुछ भी हो सकते हैं ये, लेकिन होंगे पूर्ण संख्याएं। इनके अलावा और कुछ नहीं हो सकती है। और कुछ से मतलब है जैसे माइनस वाली संख्याएं या फिर दशमलव वाली संख्याएं या बटे वाली संख्याएं। ठीक है, ये नहीं होंगी ये। ओके, और साथ में बोला है कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। r क्या होता है? हमेशा b से छोटा होता है। r हमारा शेषफल है, b हमारा भाजक है। ठीक है, तो शेषफल भाजक से हमेशा छोटा होता है। शेषफल आपका 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा ही रहेगा। और शेषफल आपको किसी भी भाग में 0 भी मिल सकता है। ठीक है, आइए इसको हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। तो यहाँ हमने ये 3 उदाहरण ले लिए। ठीक है, अब हम इनमें भाग करते हैं। 4 का भाग 27 में कितनी बार जाएगा भाई?
आप कहेंगे सर 6 बार जाएगा। अगर हम 7 बार लेंगे, 4 का भाग 27 में 7 बार लेंगे तो 4 सत्ते हो जाएगा 28, जो कि 27 से ज़्यादा हो जाएगा। और शेषफल फिर हमें क्या मिलेगा भाई, 27 में से अगर हम 28 को माइनस करेंगे तो भाई शेषफल हमें -1 मिलेगा, यानी शेषफल हमें ऋणात्मक मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और प्रमेयिका में क्या बोला गया है कि शेषफल और भागफल ये दोनों ही क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, मतलब माइनस वाली संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 4 का भाग 27 में 6 बार देंगे। ठीक है, 4 छंग 24, घटाएंगे 3 शेषफल हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको भी दे लेते हैं, उसके बाद हम इस तरह से इनको लिखेंगे। ठीक है, 5 का भाग 30 में 6 बार, अगर 7 बार दोगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। शेषफल हमें माइनस में मिलेगा, माइनस में हमें शेषफल नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर कम बार देते हो, सपोज करो कि आपने 5 का भाग 30 में 6 बार ना देकर 5 बार दिया, तो कितना हो जाएगा, पही पचम 25 हो जाएगा और शेषफल हमें मिलेगा 5, जो कि क्या होगा भाई, भाजक के बराबर हो जाएगा। इन्होंने क्या बोला कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो भाई 5 का भाग हम 30 में केवल 6 बार ही दे सकते हैं, ना तो ज़्यादा दे सकते हैं ना तो कम दे सकते हैं। इसी प्रकार से 4 का भाग 27 में हम 6 बार दे सकते हैं, ना तो ज़्यादा दे सकते हैं ना तो कम दे सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की शर्तें पूरी नहीं होंगी। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो 5 छंग 30, घटाएंगे शेषफल 0। ओके, अब इस वाली भाग को भी कर लेते हैं। तो 2 का भाग 5 में कितनी बार देंगे भाई, 2 बार। क्या 3 बार दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं सर, क्योंकि 2 3 6 हो जाएगा, घटाएंगे शेषफल माइनस में मिलेगा। 1 बार भी नहीं दे सकते, यानी 2 से कम भी नहीं दे सकते, क्योंकि शेषफल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 2 से। देखो, अगर 2 का भाग आप 5 में 1 बार दोगे, 2 एक कम 2, यहाँ 2 आएगा, घटाएंगे शेषफल क्या बचेगा भाई, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, और 3 क्या है भाई, 2 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय की शर्त पूरी नहीं होगी। इसीलिए हम 5 में 2 का भाग केवल 2 बार ही दे सकते हैं, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, तो 2 दूनी 4, शेष बचेगा 1। अब इन सभी भागों को हम कुछ इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास सभी भागों में क्या है, 4 चीज़ें हैं, भाज्य है, भाजक है, भागफल है, शेषफल है। ठीक है ना, जो संख्या जिसको भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, और जिससे भाग किया जाता है वो भाजक होता है। यहाँ में भागफल मिलता है, यहाँ में शेषफल मिलता है। तो हमारे पास इन तीनों ही भाग में 4 चीज़ें हैं। इन चारों की चारों चीज़ों में क्या संबंध होता है, तो आप कहेंगे सर भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इन चारों को हम कुछ इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। देखो, 27 ये हमारा भाज्य है, ये हमेशा बराबर होगा किसके, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। तो भाई भाजक 4 गुणा भागफल 6 प्लस शेषफल 3। ठीक है, क्या 27 को हम इस तरह से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसको सॉल्व कीजिए, 4 छंग 24, पहले हम गुणा करते हैं उसके बाद प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, ऐसा ना करें कि 6 और 3 को पहले जोड़ लें। ठीक है, जब भी इस तरह से दिया हो जहाँ आपकी गुणा भी हो और प्लस माइनस भी हो, तो सबसे पहले गुणा उसके बाद प्लस माइनस। तो 4 छंग 24, ये 24 हो जाएगा। 24 में 3 को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो भाई इस भाग को हमने इस तरह से व्यक्त कर दिया। तो ये किस रूप में हो जाता है? आप कहेंगे सर 27 हमारा ए है और 4 हमारा बी है और 6 हमारा क्यू है और 3 हमारा आर है। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में हो जाता है। और क्या ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सारी शर्तों को पूरा करता है? तो आप कहेंगे सर यस करता है। देखो, हमारा जो शेषफल और भागफल है ये दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है ना, और शेषफल हमारा भाजक से छोटा भी है। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सभी शर्तों को पूरा करता है। इसी प्रकार से इसको भी हम व्यक्त कर सकते हैं। देखो भाई, 30 बराबर 5 गुणा 6 प्लस 0, 5 गुणा 6 प्लस 0। ठीक है ना, 5 अंक 30 प्लस 0 30 हो जाता है। इसी प्रकार से इसको भी व्यक्त कर सकते हैं, 5
बराबर 2 गुणा 2 प्लस में 1। ठीक है, और ये तीनों ही भाग क्या कर रही हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की शर्तों को पूरा कर रही हैं। जो जो हमसे बोला है वही चीज़ें हमें यहाँ मिली हैं। देखो इन्होंने बोला कि शेषफल क्या होता है, भाजक से हमेशा छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है या फिर 0 भी होता है। तो देखो यहाँ पर पहली भाग में शेषफल हमारा 3 है जो कि 0 से बड़ा है, ठीक है, और ये भाजक से छोटा भी है। इस वाली भाग में शेषफल हमारा 0 है, ठीक है, और इस वाली भाग में शेषफल हमारा 1 है जो कि भाजक से छोटा है और 0 से बड़ा है। ठीक है, यही बात तो बोली है यहाँ पर इन्होंने। तो हम किसी भी भाग को इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, और इस तरह से व्यक्त करना क्या होता है भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखना। यही है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, इन्होंने बोला है कि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R, Q और R को अद्वितीय बोला है। पूर्ण संख्याएं तो आप समझ गए। अब ये अद्वितीय क्या होता है, तो देखो आ का मतलब होता है नहीं और द्वितीय का मतलब होता है दूसरा, यानी कोई ऐसी दूसरी संख्या ना हो। इसका मतलब क्या है, देखो मैंने अभी आपको बताया, जब आप 4 का भाग 27 में दोगे तो भाई कितनी बार दे सकते हो भाग, केवल 6 बार। ना तो 6 से ज़्यादा दे सकते हो ना 6 से कम दे सकते हो। अगर ज़्यादा देते हो तो शेषफल माइनस में मिलेगा, और अगर कम बार देते हो तो शेषफल जो है वो भाजक से बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो क्या हम 4 का भाग 27 में 6 से ज़्यादा या कम बार दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। जब हम 27 को 4 से भाग देंगे तो भागफल हमें 6 ही मिलेगा, ना तो 7 होगा ना ही 5 होगा। तो यही तो अद्वितीय है भाई, 6 है तो 6 ही रहेगा इस वाली भाग में। अगर हमारा भागफल 6 है तो शेषफल 3 ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। ठीक है, यही है अद्वितीय का मतलब। ऐसे यहाँ देखो भाई 5 का भाग 30 में कितनी बार दे सकते हो, केवल 6 बार, ना तो कम ना ज़्यादा। तो भागफल आपका क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, और शेषफल यहाँ 0 ही रहेगा। इसी प्रकार से 2 का भाग 5 में केवल 2 बार दे सकते हो, ना तो ज़्यादा ना कम। ठीक है ना, तो भागफल आपका केवल 2 ही रहेगा। अगर भागफल 2 है तो शेषफल आपका केवल 1 ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये अद्वितीय होते हैं। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने बोला कि जो आपका भागफल और शेषफल है ये पूर्ण संख्याएं हैं, मतलब ये 0 भी हो सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि शेषफल तो हमें 0 मिल गया, क्या भागफल भी 0 हो सकता है? तो आइए इसको भी हम चेक करते हैं। अब हम क्या करेंगे भी, 5 से 2 को भाग देते हैं। इन्होंने कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला है कि भाई छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना है। ठीक है ना, इन्होंने केवल ये बोला है अगर आपके पास 2 धनात्मक पूर्णांक a और b हों तो q और r 2 अद्वितीय पूर्ण संख्याएं होंगी, जिनको हम कुछ इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 का भाग हम 2 में कैसे देंगे, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हम दशमलव लगा लेंगे और यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। इस प्रकार से हम 5 का भाग 20 में 4 बार दे देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या बोला कि जो भागफल है आपका वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, दशमलव वाली या माइनस इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दशमलव तो हम लगा ही नहीं सकते हैं। अब हम क्या करें, तो देखिए ये हम जानते हैं कि अगर हम 5 का भाग 2 में 1 बार देते हैं तो 2 से ज़्यादा मिलेगा हमें, और शेषफल हो जाएगा हमारा ऋणात्मक यानी माइनस वाला। तो हम क्या करें भाई, 5 का भाग 2 में 1 से कम बार दीजिए। अब 1 से कम क्या होता है भाई, 0 होता है। तो 5 का भाग हम 2 में 0 बार दे सकते हैं। 5 गुणा 0 0 होता है, और जब हम घटाएंगे तो यहाँ हमें 2 मिलेगा। तो क्या इस भाग ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सारी शर्तों को पूरा किया है? तो आप चेक कर सकते हैं। देखो आपका भागफल यानी q, ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, और शेषफल यानी r, ये क्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। और ये यानी जो शेषफल है ये आपका भाजक से b से छोटा भी है। तो हम इस तरह से भी भाग को व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं भाई 2 बराबर 5 गुणा 0 यानी भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। 5 गुणा 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 2 होता है। ठीक है,
तो इस तरह से हमें भागफल 0 भी प्राप्त होता है। तो उम्मीद है आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय अच्छे से समझ में आ गई है कि हम किसी भी भाज्य संख्या को भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां भागफल और शेषफल पूर्ण संख्याएं होती हैं। शेषफल 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, चलिए अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को भी समझ लेते हैं और फिर हम अपने सवालों को सॉल्व करते हैं। तो देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है। जब हम दो धनात्मक पूर्णांकों का, क्या चीज़, दो धनात्मक पूर्णांक a और b का, हम मान लेते हैं ये हमारे दो धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, जब हम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ज्ञात करते हैं, तो इस विधि को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में हम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करते हैं। अब HCF हम ज्ञात कैसे करते हैं, तो इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, देखो असल में देखा जाए तो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है वो क्या है, भाग विधि से HCF ज्ञात करना, दो धनात्मक पूर्णांकों का भाग विधि से HCF ज्ञात करना। देखिए कैसे, आपको पता है भाई 8 और 12 इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का हमें HCF ज्ञात करना है भाग विधि से। तो हम क्या करेंगे भाई, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना होता है, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है 12 बड़ी संख्या है और 8 छोटी संख्या है, तो 8 से हम 12 को भाग देंगे भाई, एक बार जाएगा, है ना, 8 एकम 8, कितना बचेगा भाई, 4। ठीक है, अब देखिए हमें भाग विधि में करना क्या होता है, शेषफल 0 लाना होता है। जहाँ हमें शेषफल 0 मिलता है वहाँ जो हमारा भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ हमें शेषफल मिला है 4, तो इसका मतलब इस भाग को हम दोबारा से फिर करेंगे। अब दोबारा से कैसे करेंगे, तो ये जो हमारा शेषफल है इसको अब हम क्या बनाएंगे, भाजक बनाएंगे, यानी इससे अब भाग देना है हमें। अब भाग किसको देना है, तो जो हमारा पहले भाजक था यानी 8, इसको हम भाग देंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। पहली बार हमने भाग किया 12 को 8 से, भागफल 1 मिला, शेषफल 4 मिला। क्योंकि हमें शेषफल 0 चाहिए इसीलिए अब हमने 4 से 8 को भाग किया है, तो 4 का भाग 8 में 2 बार, 4 दूनी 8, शेषफल 0। ठीक है, यहाँ हमें शेषफल 0 मिल गया, तो यहाँ जो हमारा ये भाजक है 4, यही क्या है, HCF है। ठीक है, बात आ गई समझ में आपको। ओके, अब अगर मैं कहूँ कि यही भाग आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है, तो देखिए कैसे है। हमने ये जो भाग की है, हम ये जानते हैं हम किसी भी भाग को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में व्यक्त कर सकते हैं अगर शर्तें हमारी पूरी होती हैं। तो देखिए ये दोनों ही भागे क्या कर रही हैं, शर्तें पूरा कर रही हैं। तो हमने पहले जो भाग किया वो क्या किया, 12 को 8 से भाग दिया, भागफल 1, शेषफल हमें 4 मिला। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 12 बराबर 8 गुणा 1 यानी भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल, 8 एकम 8, 8 प्लस 4 12 हो जाता है। ठीक है, ओके, क्योंकि हमें यहाँ शेषफल 0 नहीं मिला इसीलिए हमने दोबारा से भाग किया। अब हमने क्या किया, 8 को 4 से भाग किया, तो भाई 8 बराबर 4 गुणा 2 प्लस में 0। ठीक है, इस भाग को भी हमने इस तरह से व्यक्त कर दिया। अब ये हमने किस रूप में व्यक्त किया है, तो आप कहेंगे सर इसको हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में व्यक्त किया है। तो इस तरह से जब हम इस भाग को व्यक्त करेंगे तो यही विधि क्या कहलाएगी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाएगी। देखिए पहली बार जब हमने भाग किया हमें शेषफल 0 नहीं मिला, तो इसको हमने बोल दिया पहला चरण। जब दूसरी बार हमने भाग किया तो हमें शेषफल 0 मिला, इसको हमने बोला दूसरा चरण। अगर मान लो दूसरे चरण में भी हमें शेषफल 0 नहीं मिलता तो हम तीसरा चरण लिखते, यानी जो भी यहाँ शेषफल है अगर 0 नहीं मिलता, कोई और शेषफल मिलता, तो हम क्या करते कि इस शेषफल से अब इस भाजक को भाग देते। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ हमें शेषफल 0 मिल गया इसलिए हमें आगे भाग नहीं देनी है। तो अगर शेषफल 0 नहीं मिलता तो हम फिर से भाग करते, तो ये हमारा तीसरा चरण बन जाता। इस भाग को भी हम कुछ इस तरह से लिखते और ये हम तब तक लिखते रहते जब तक कि शेषफल हमें 0 नहीं मिल जाता। जिस चरण में हमें शेषफल 0 मिल जाता है वहाँ जो हमारा भाजक होता है वही हमारा
HCF हो जाता है। ठीक है, तो यही विधि आपकी क्या कहलाती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम अपनी प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल आपको दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, और इस प्रश्न के हमें 3 भाग दिए हुए हैं। पहले भाग में हमें संख्याएं दी हैं 135 और 225। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इन दोनों ही संख्याओं का हमें HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है भाई, दोनों संख्याओं में बड़ी कौन सी है, 225 बड़ी है। तो आप लिखेंगे 225 बड़ी संख्या है 135 से। इसका मतलब क्या है भाई, हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे। और यहां हम लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। तो स्टूडेंट्स, हमने लिख लिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और यहां हमने अपनी प्रमेयिका लिख ली है। अब ये जो हम भाग करेंगे ना, इसको हम इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम भाग कर लेते हैं। क्या करना है हमें भाई, 135 से 225 को भाग देना है। ठीक है, जिसको हम भाग करते हैं वो हमारा A होता है, और जिससे हम भाग देते हैं वो हमारा B होता है। ठीक है, तो यहाँ 225 A है और 135 B है। अब 135 का भाग 225 में कितनी बार दे सकते हो, तो भाई हम एक बार ही दे सकते हैं। अगर हम 2 बार देते हैं तो 270 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार 135 एक कम 135 घटाएंगे, 5 में से 5 0, 2 में से 3 जाएगा नहीं, ये कहाँ से ले लेंगे, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा भाई 9, और यहाँ एक बचा, एक में से एक जाएगा 0। तो ये हमें क्या मिला है भाई, Q यानी भागफल, और ये हमें क्या मिला है, R मिला है। ठीक है, अब इस भाग को हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखना है। ठीक है, तो भाज्य हमारा है भाई 225 बराबर भाजक गुणा भागफल। भाजक है हमारा 135 गुणा भागफल हमें मिला है 1, और प्लस में शेषफल, शेषफल है हमारा 90। ठीक है, क्या शेषफल आपका ये 0 है, तो आपका उत्तर होगा सर ये 0 नहीं है। तो आपको बस ये लिख लेना है, यानी R हमारा 0 नहीं है। R हमारा 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब दोबारा से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो ये वाला जो चरण है ये फर्स्ट बन जाएगा आपका, प्रथम चरण। ठीक है, अब हमें द्वितीय चरण लेना है। द्वितीय चरण में हम क्या करेंगे, अब इस 225 को हम भूल जाएंगे। हमें क्या देखना है, भाजक और शेषफल को, यानी B और R को। तो इन दोनों में आपको पता ही है भाई, B बड़ा होगा हमारा, तो अब हम B को R से भाग देंगे। ठीक है, B को R से भाग देंगे। तो B को जब हम R से भाग देंगे, B को जब हम R से भाग देंगे तो B हमारा यहाँ क्या बन जाएगा, A बन जाएगा, ये हमारा भाज्य बन जाएगा 135, और जो हमारा R यानी शेषफल है वो क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। ठीक है, तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। चलिए 90 का भाग 135 में एक बार ही दे सकते हैं, 2 बार देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 90 एक कम 90 घटा लेते हैं, 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा, और 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। ये हमारा Q हो जाता है, और ये हमारा हो जाता है R। अब इस भाग को भी हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे भाई A हमारा क्या है 135, यानी भाज्य हमारा 135 बराबर भाजक है हमारा 90, यानी B है हमारा 90 गुणा Q यानी भागफल, भागफल है हमारा 1 प्लस शेषफल यानी R हमें मिला है 45। तो क्या यहाँ पर हमें शेषफल 0 मिला, तो आप कहेंगे सर नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि हम इस भाग में तीसरा चरण भी लेंगे, यानी हम तीसरी बार भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमें 0 नहीं मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इस 135 को भूल जाएंगे और अपने 90 और 45 को देखेंगे, है ना, यानी भाजक और शेषफल को देखेंगे। तो यहाँ हम 90 को 45 से भाग देंगे, 90 को हम क्या करेंगे भाई 45 से भाग देंगे। तो 45 का भाग 90 में कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार जाएगा, 45 दूनी 90 घटा देंगे, यहाँ शेषफल 0 हो जाएगा। ये हमारा Q हो जाएगा और ये हमारा R हो जाएगा। ये हमारा A है, ये हमारा B है। तो हमें यहाँ लिखना है A बराबर BQ। तो B है हमारा 45 गुणा Q हमें मिला 2 प्लस R मिला हमें 0। यहाँ हमारा शेषफल 0 हो गया। तो यहाँ जो हमारा B यानी भाजक है 45, यही हमारा आंसर है। तो हमें कुछ इस तरह से लिखना है, चूंकि तीसरे चरण में शेषफल यानी
आर ये हमारा 0 और भाजक भाजक यानी बी ये है हमारा 45। ठीक है, इसीलिए HCF 200 135 और 225 का HCF क्या हो जाएगा, जो हमारा भाजक है वही हमारा HCF हो जाएगा यानी 45, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखो हमने यहाँ पर HCF ज्ञात करने के लिए क्या किया, हर बार में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया और इस विधि से हमने क्या किया भाई, अपना HCF प्राप्त किया। तो ये विधि क्या कहलाएगी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व कर। सेकंड पार्ट में हमें दिया है 196 और 38,220। तो इसको भी हम फर्स्ट पार्ट की तरह ही सॉल्व करेंगे, हमें HCF ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है 38,220 बड़ी संख्या है 196 से, यानी हम 196 का भाग 38,220 में देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ लिख लिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से और अपनी प्रमेयिका भी यहाँ पर लिख ली। ठीक है, अब हम 38,220 को 196 से भाग करते हैं। ठीक, तो 196 का भाग हम 38,220 में देने वाले हैं। तो यहाँ पर 38,220 हमारा ए हो जाएगा और 196 बी हो जाएगा, यानी ये हमारा भाज्य हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा। अब आपको ये भाग थोड़ी लंबी जरूर लगेगी, लेकिन भाग लंबी नहीं है, बहुत सरल है। देखो 196 लगभग कितना है, ये 200 से 4 कम है। तो इसको अगर आप 200 मान लोगे और जब यहाँ भाग दोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। देखो 196 यानी 200 का भाग हमें किस में देना, 382 में देना है। भाई 3 में नहीं दे सकते, 38 में नहीं दे सकते, तो हम क्या करेंगे, 382 में देंगे। अब 200 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 200 दूनी हो जाता है 400, और 400 हो जाएगा 382 से ज़्यादा। भाई 196 200 से कितना कम है, 4 कम है ना, तो 200 दूनी 400 होता है, तो 4 दूनी 8, आप 400 में से कम कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 392। यानी अगर आप 196 का भाग 2 बार देते हो यहाँ पर तो ये हो जाएगा भाई 392, जो कि 382 से ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार दीजिए, 196 कम 196 घटा लीजिए, 2 में से 6 जाएगा नहीं, एक हासिल ले लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 7 बचा, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो एक हासिल इधर ले लो, 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा भाई 8 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ बचा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक, हमारा यहाँ 2 है तो ये 2 हम यहाँ उतार लेते हैं। अब 196 का भाग 1862 में देना है। तो देखो 196 धाई कितना होगा, 1960 हो जाएगा, तो इसका मतलब 9 बार भाग जाएगा। भाई 10 बार में ही कितना हो रहा है, 1960 हो रहा है, एक बार कम कर दो तो 1862 से कम हो जाएगा ये। तो 9 छंग 54 का 4 हासिल 5 रहेगा, 9 में 81 और 5 86 हो जाएगा, हासिल 8 हो जाएगा, 9 1 कम 9, 9 और 8 हो जाएगा 17। ठीक है, तो 196 का भाग 9 बार देंगे तो हमें 1764 प्राप्त होगा। इसको घटा लेते हैं, तो इसको 12 मानो, 12 में 4 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ 5 बचा क्योंकि हासिल हमने 1 ले लिया था। अब इधर से एक हासिल ले लो, ये 15 हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, 6 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ 7 बचा, 7 में से 7 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, हमारा ये 0 भी बचा हुआ, तो यहाँ हम 0 उतार लेते हैं। ठीक है, अब देखो 196 का भाग जब आप 980 दोगे तो ये पूरा 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, 196 पंजे 980 होता है, घटाएंगे यहाँ हमें 0 मिल जाएगा। तो यहाँ तो हमें पहली ही बार में क्या मिला भाई, ये हमें क्यों मिला, और यहाँ शेषफल हमें 0 मिल गया है। तो जो हमारा भाजक है यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो इसको हमें यूक्लिड में लिख लेना है। तो यहाँ हमारा ए था 38,220, था क्या है 38,220, और बी है हमारा 196 गुणा क्यू हमें मिला है 195। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमें यहाँ 0 शेषफल के रूप में प्राप्त हो गया है, इसीलिए हमारा 196 क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको लिखना है, चूँकि आर यानी शेषफल 0 है और बी यानी भाजक है 196, इसीलिए HCF 196 और 38,220 का
कितना हो जाएगा भाई 196। जो हमारा भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है। तो देखो सरल था, ये एक ही चरण में हो गया हमारा। चलिए अब हम थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें संख्याएं दी हैं 867 और 255, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा। हल डाल लेते हैं और लिख लेते हैं 867 बड़ी संख्या है 255 से, यानी हमें 867 को 255 से भाग देना है। तो सबसे पहले आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख लेनी है। हमने यहाँ पर लिख लिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर बी से छोटा होता है, जीरो से बड़ा होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब हम 867 को 255 से भाग करते हैं, ठीक है। तो 255 हमारा क्या रहेगा, भाजक यानी b, और 867 हमारा भाज्य यानी a हो जाएगा, ठीक है। तो 255 का भाग 867 में आप 3 बार दे सकते हैं, 4 बार दोगे ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 पंजे 15 का 5, हासिल 1, 3 पंजे 15, 1 16, हासिल 1, और 3 दूनी 6, 6 1 7, घटा लेते हैं। 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 6 गया 0 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है। ये हमारा Q हो जाएगा, ये हमारा R हो जाएगा। इसको हम यूक्लिड में लिख लेते हैं। तो 867 बराबर B गुणा Q, B है आपका 255 गुणा Q आपको मिला है 3, प्लस शेषफल मिला है आपको 102। तो यहाँ हमारा शेषफल 0 नहीं है, ये हम लिख लेते हैं। ये हमारा प्रथम चरण यानी फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। अब हमें सेकंड स्टेप लेना है। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 255 को 102 से भाग देंगे, यानी भाजक को भाज्य से, भाजक को शेषफल से भाग करना है, ठीक है। तो 102 का भाग 255 में वही 2 बार चला जाएगा, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 102 दूनी होता है 204, ठीक। घटा लेते हैं, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 5 में से 0 गया 5 बचा, 2 में से 2 गया 0, ठीक, सॉरी 0, हाँ। ये हमारा Q हो जाएगा, ये हमारा R हो जाएगा। इसको हम यूक्लिड में लिखेंगे। तो A है हमारा भाई 255 बराबर B है हमारा 102 गुणा Q हमें मिला है 2, प्लस R हमें मिला है 51। यहाँ पर भी हमारा R 0 नहीं है, तो अब हम तीसरा चरण लेंगे। तीसरे चरण में हमारा 102 A हो जाएगा और 51 B हो जाएगा, ठीक है। तो 51 यानी B से हम क्या करते हैं भाई, A को भाग करते हैं। तो यहाँ भाग कर लेते हैं। तो 51 दूनी होता है भाई 102, और यहाँ हमें 0 मिल गया। ये हमारा Q है और ये है हमारा R, ठीक है। यूक्लिड में लिखेंगे तो ये हो जाएगा भाई 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0, यानी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहाँ हमें शेषफल 0 मिल गया, तो ये जो हमारा भाजक है ये हमारा आंसर है। तो आपको लिखना कैसे, चूँकि तीसरे चरण में R बराबर 0 और B यानी भाजक है आपका 51, इसीलिए HCF 867, 255 इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का HCF क्या होगा 51, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम दूसरे सवाल को भी सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपको दिया है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना होगा, ठीक है। इसमें आपसे बोला गया है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, समपूर्णांक और विषम पूर्णांक आप अच्छे से समझते हैं। समपूर्णांक क्या होता है, ऐसा पूर्णांक जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, यानी जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे हम कहते हैं समपूर्णांक, और जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे हम कहते हैं विषम पूर्णांक, ठीक है। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक आपका 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है। और ये जो Q दे रखा है ये कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6 से भाग दोगे, ठीक है, तो आपको एक भागफल मिलेगा, और वो भागफल आपका कोई भी पूर्णांक हो सकता है, उसको आप Q बोल दीजिए। तो Q आपका कोई भी पूर्णांक हो सकता है, जैसा कि यहाँ इन्होंने बोला है Q कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। तो आपको भागफल में कोई भी पूर्णांक प्राप्त हो सकता है, उसको आप Q बोल दीजिए। लेकिन शेषफल आपको हमेशा या तो 1 मिलेगा या 3 या 5, ठीक है। अगर आप इस भाग को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखोगे तो वो आपको हमेशा 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप में ही प्राप्त होगा, जहाँ Q हमारा कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक। चलिए तो अब इसको हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपना एक धनात्मक पूर्णांक A मान लेते हैं, और B हमें दिया हुआ है यहाँ पर 6। अब भाई B हमें 6 क्यों दिया है, तो देखो ये किस रूप में है, तो आप कहोगे सर ये BQ + R के रूप में है।
तो b के स्थान पर आपको क्या दिया हुआ है 6, तीनों में ही आपको b के स्थान पर 6 दिया हुआ है, इसलिए b हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें लिखना है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ हमने a को ना तो सम पूर्णांक माना है ना विषम मानना है। ठीक है, हमें तो ये दर्शाना है कि अगर a धनात्मक विषम पूर्णांक है तो वो आपका 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। ठीक है, और अगर a आपका धनात्मक सम पूर्णांक है तो वो आपका इन रूपों का नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ a को धनात्मक पूर्णांक माना, ना कि सम और विषम। ठीक है, और b हमारा 6 है। अब हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना, तो यहाँ हमने लिख लिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, हमने अपनी प्रमेयिका भी लिख ली है। ठीक है, अब इस प्रमेयिका में हम अपने मानों को रख देते हैं। तो a हमारा यहाँ a ही है, तो a के स्थान पर हमारा a रहेगा बराबर b हमारा 6 है। ठीक है, हमने यहाँ b को 6 माना है, 6, और q हमारा q रहेगा और प्लस में r। ठीक है, यहाँ हमें r के मान मिल जाएंगे। r के मान कैसे मिलेंगे, तो देखिए r b से हमेशा छोटा होता है, बिल्कुल r b से छोटा होता है, तो यहाँ हमारा b क्या है 6 है, तो r यहाँ 6 से छोटा होगा। ठीक है, ये 0 से बड़ा होगा या फिर 0 होगा। तो भाई r के संभव मान क्या क्या हो जाएंगे, r के संभव मान, तो आपका जवाब होगा सर 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये r के संभव मान हो जाएंगे। किसी भी संख्या को अगर आप 6 से भाग देते हो, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को अगर आप 6 से भाग देते हो तो शेषफल आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 या 5। ठीक है, यहाँ तक ही प्राप्त होगा। कभी भी आपको शेषफल 6 या 6 से बड़ा यहाँ पर प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये r के संभव मान हो जाते हैं। अब हमें इन मानों को बारी बारी से एक एक करके इसमें रख लेना है। ठीक है, चलिए तो हम रखते हैं फटाफट से। तो फर्स्ट केस में यानी पहली स्थिति में r हमारा क्या रहेगा, r हमारा रहेगा 0, जब r बराबर 0 हो। ठीक है, तो a बराबर 6q और r हमें क्या रखना है 0। ठीक है, तो यहाँ हमें a किस रूप में मिला, भाई 6q बोलो चाहे 6q+0 बोलो, बात एक ही रहेगी। 0 को आप जोड़ो चाहे घटाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें अपना धनात्मक पूर्णांक a किस रूप में मिला, 6q के रूप में। ठीक है, अब ये बताइए, ये जो भी पूर्णांक है 6q, ये आपका सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है, तो आपका जवाब होगा सर ये एक सम पूर्णांक है। अब सम पूर्णांक क्यों है, तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 6q आपका पूर्णांक है ये, और आपसे बोला है q आपका कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो आप q के स्थान पर कोई भी पूर्णांक रख लीजिए, 1, 2, 5, 50, 100, 1000, कोई भी पूर्णांक रख लीजिए। तो मैं यहाँ पर 4 मान लेता हूँ q को। ठीक है, तो 6 × 4 कितना होता है भाई, 24 होता है। मुझे क्या प्राप्त हुआ, 24 प्राप्त हुआ। अब 24 कैसी संख्या है, सम है या विषम है, तो इसको आप 2 से भाग देकर देखिए, 2 से 24 12 बार में पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब 24 हमारा एक समपूर्णांक है। तो यहाँ ये 6q क्या हो जाता है, एक समपूर्णांक हो जाता है। q के स्थान पर आप कोई भी पूर्णांक रख लीजिए, मान लो आप 3 रख लीजिए, तो 6 × 18, 18 भी 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा। ठीक है ना, q के स्थान पर आप 50 रख लीजिए, तो भाई 6 × 5 = 30, 300 हो जाएगा। 300 भी हमारा 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह से 6q क्या है, ये एक धनात्मक समपूर्णांक है। ठीक है, तो जब हमने r का मान 0 रखा तो हमें अपना धनात्मक पूर्णांक किस रूप में मिला, 6q के रूप में। और ये कैसा पूर्णांक है भाई, आप यहाँ लिख दीजिए धनात्मक समपूर्णांक। धनात्मक तो हमारे सभी रहेंगे। ठीक है, धनात्मक समपूर्णांक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, पूर्णांक है। तो पहली स्थिति तो हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हमें अपना धनात्मक पूर्णांक 6q के रूप में मिला है, जो कि एक समपूर्णांक है। ठीक है, हमें तो विषम बतानी है, चलो, लेकिन हमें सारी स्थितियाँ कंप्लीट करनी है। तो सेकंड केस में दूसरी स्थिति, तो यहाँ आपको r क्या रखना है भाई, आप कहेंगे सर r हमें 1 रखना है। अब
क्योंकि अभी हमने 0 रखा, अब हम 1 रखेंगे। ठीक है, अब 1 रखिए तो ये हो जाएगा a बराबर 6Q, और प्लस में हमारा होता है r का मान हमें यहाँ 1 रखना है। तो यहाँ पर हमें दूसरी स्थिति में a किस रूप में मिला, तो आप कहेंगे सर 6Q प्लस 1 के रूप में। अब ये बताइए 6Q प्लस 1 जो भी पूर्णांक है ये सम है या विषम है, तो आपका जवाब होगा सर ये विषम है। विषम क्यों होगा, क्योंकि 6Q हमारा एक सम पूर्णांक है और 1 हमारा विषम पूर्णांक है। अगर हम सम पूर्णांक में एक विषम पूर्णांक को जोड़ेंगे तो हमें उत्तर में कैसा पूर्णांक मिलेगा, तो सर हमें उत्तर में एक विषम पूर्णांक मिलेगा। देखो ये सब हमारे सम पूर्णांक है, 24, 18, 300। अगर हम इन सभी में एक एक जोड़ें तो हमें उत्तर में क्या मिलेगा, इसमें 25 मिलेगा, 25 2 से विभाजित नहीं होगा। इसमें 19 मिलेगा, 19 भी 2 से विभाजित नहीं होगा। इसमें 301 मिलेगा, ये भी 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। तो ये कैसे पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो इसीलिए 6Q प्लस 1 कैसा पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक। यहाँ आप लिख लीजिए धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, ये हो गई आपकी दूसरी स्थिति, जिसमें हमें a यानी ये हमारा धनात्मक पूर्णांक जो है किस रूप में मिला, 6Q प्लस 1 के रूप में, और ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब हमें तीसरी स्थिति लेनी है, थर्ड केस। यहाँ हमें r अपना क्या रखना है, तो आप तुरंत जवाब देंगे सर अब हमें R2 लेना है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो a बराबर 6Q और प्लस में R हमें यहाँ 2 लेना है। तो यहाँ आपको a किस रूप में मिला, 6Q प्लस 2 के रूप में। अब ये 6Q प्लस 2 कैसा पूर्णांक है, सम है या विषम है, तो आपका जवाब होगा सर ये सम है। सम क्यों है, क्योंकि 6Q हमारा समपूर्णांक है और 2 भी समपूर्णांक है। समपूर्णांक में समपूर्णांक जोड़ने पर हमें समपूर्णांक ही मिलेगा। जब समपूर्णांक में विषम पूर्णांक जोड़ते हैं तो विषम मिलता है, इसीलिए जब हम समपूर्णांक में समपूर्णांक जोड़ेंगे तो हमें समपूर्णांक मिलेगा। ठीक है, ये आपका मान लो 18 हो जाएगा, 6 गुणा Q। ठीक है ना, तो ये आपका 18 हो जाएगा। 18 में आप 2 जोड़ो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। यहाँ कोई भी समपूर्णांक हो उसमें आप अगर 2 को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक समपूर्णांक ही मिलेगा, यानी 2 से विभाजित होने वाला पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा धनात्मक समपूर्णांक है। इसी प्रकार से हम अगली स्थिति देखते हैं, यानी चौथी स्थिति को। जब R आपका 3 होगा तब a बराबर 6Q और प्लस में 3। यहाँ हमें a मिला है 6Q प्लस 3 के रूप में, और ये विषम पूर्णांक है। 6Q सम है और 3 विषम है, सम में विषम जोड़ोगे तो विषम हो जाएगा। ठीक है, अब इन सभी स्थितियों में जो भी आपको पूर्णांक मिल रहे हैं किस किस रूप में मिल रहे हैं ये भी आप देखते चले, है ना। जब R हमारा 4 हो, हमने 3 रखा था, अभी अब 4 रखेंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा a बराबर 6Q और प्लस में 4। तो यहाँ a हमें किस रूप में मिला, 6Q प्लस 4 के रूप में, और ये कैसा पूर्णांक हो जाएगा, सम पूर्णांक। 6Q सम है और 4 भी सम है, सम में सम जोड़ोगे तो सम हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट केस हमारा रहेगा स्थिति नंबर 6। ठीक है, जब R बराबर 5 हो। ठीक है, तो हमें मिलेगा a बराबर 6Q और प्लस में 5। तो यहाँ पर हमें धनात्मक पूर्णांक जो हमारा a है किस रूप में मिला, 6Q प्लस 5 के रूप में। अब ये कैसा पूर्णांक है, सम है या विषम है, तो 6Q हमारा सम है और 5 विषम है। सम में विषम जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक, है ना। अब इन सभी स्थितियों को आप जरा चेक कीजिए तो आप पाएंगे कि जहाँ जहाँ हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है वहाँ वहाँ वो किस रूप में है, हमें विषम पूर्णांक ही देखना है इसमें केवल। ठीक है, तो देखिए स्थिति सेकंड में हमारा विषम पूर्णांक है, ये है 6Q प्लस 1 के रूप में। ठीक है, और स्थिति
फोर्थ में, ये भी हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है। और ये किस रूप में है, ये है आपका 6q+3 के रूप में, ठीक है। फिर हमारा स्थिति 6 में यानी छठी स्थिति में, ये हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है और ये हमारा है 6q+5 के रूप में। तो इन सभी स्थितियों को जब हमने चेक किया तो हमने देखा कि जहाँ जहाँ हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है वो आपका किस रूप में, 6q+1, 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप में है। और यही हमें यहाँ दर्शाना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 6q+1 के रूप का होता है, या 6q+3 के रूप का होता है, या फिर 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है। अगर आपसे कहता कि भाई धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होता है, तो आप स्थिति 1 और स्थिति यानी जहाँ जहाँ आपका समपूर्णांक प्राप्त हुआ है उस स्थिति को ले लेते। तो स्थिति 1 में हमें धनात्मक समपूर्णांक प्राप्त हुआ है, ये 6q के रूप का होता है, ठीक है। और स्थिति 3 में हमें धनात्मक समपूर्णांक प्राप्त हुआ है, ये 6q+2 के रूप का है। और हमें स्थिति 5 में धनात्मक समपूर्णांक प्राप्त हुआ है, ये 6q+4 के रूप का है। तो धनात्मक समपूर्णांक आपका 6q या 6q+2 या 6q+4 के रूप का होता है, जबकि विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है। हमें धनात्मक विषम पूर्णांक बताना था तो हम यहाँ अपना आंसर लिख लेते हैं, क्योंकि हमें जो बोला गया था वही हमने यहाँ दर्शा दिया है। तो आपको अपना आंसर कुछ इस तरह से लिखना है। स्थिति फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में तीनों धनात्मक सम पूर्णांक हैं क्योंकि ये 2 से विभाजित हैं, जबकि स्थिति सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ में तीनों धनात्मक विषम पूर्णांक हैं क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं है, ठीक है। अतः स्थिति सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ से कहा जा सकता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और यहाँ जो हमसे बोला गया था वो हमने दर्शा दिया। अगर आपसे सम पूछता तो आप फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ स्थिति को बताते, ठीक है। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अगला सवाल सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपको दिया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। कैसे मार्च करना है? दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, ठीक है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपको इस तरह का सवाल दिया और आपसे पूछा जाए कि अधिकतम संख्या क्या होगी, तो हमें जो संख्याएं दी होती हैं उनका एचसीएफ निकालना होता है, यानी महत्तम समापवर्तक निकालना होता है, ठीक है। तो हम 616 और 32 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हल में आपको लिखना है स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 616 और 32 का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक। तो एचसीएफ आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके निकालूंगा, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मैं 616 और 32 का एचसीएफ निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है अभी, 616 को 32 से भाग करना है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ पहले 616 बड़ी संख्या है 32 से, इसका मतलब 616 को हमें 32 से भाग देना है। तो 616 भाग 32, 32 का भाग 61 में एक बार जाएगा, 32 एक कम 32, घटा लेते हैं, एक में से 2 जाएगा नहीं तो एक हासिल ले लेंगे, 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 9 बचेगा। यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 6 उतार लेंगे, ये हो गया 296। 32 का भाग 296 में 9 बार जाएगा, क्योंकि 32 ढाई 320 होते हैं, ठीक है। तो 9 बार 296 से कम रहेगा। तो 9 दूनी 18 का 8 होता है, हासिल 1, 9 3 27 और 1 28, ठीक है। घटा लेते हैं, 6 में से 8 जाएगा नहीं, हासिल ले लेंगे, यहाँ 16 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ 8 बचा, क्योंकि हासिल हमने 1 ले लिया, तो 8 में से 8 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0। तो यहाँ हमें Q मिला 19 और R मिला 8, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको व्यक्त कर लेते हैं, 616 बराबर 32 गुणा 19 और प्लस में आपका 8, ठीक है। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल।
अब चूंकि यहाँ हमें शेषफल 0 नहीं मिला है तो दोबारा से हमें इस प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, ये सेकंड स्टेप रहेगा। तो सेकंड स्टेप में हमारा 32 भाज्य रहेगा, 8 भाजक रहेगा। 8 से 32 को भाग दोगे तो 8 चौक 32, 4 भागफल मिलेगा और शेषफल हो जाएगा 0। देखो 8 से क्या करोगे भाई, अब आप 8 से इस 32 को भाग दोगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 8 चौक 32, ठीक है, शेषफल 0। ये हमारा Q हो गया और ये हो गया हमारा R। तो इसी तरह से हमने यहाँ इसको व्यक्त कर लिया। यहाँ हमारा शेषफल 0 हो गया तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चूँकि डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ R यानी शेषफल 0 है सेकंड स्टेप में, ठीक है ना, और B हमारा है 8, इसीलिए HCF 616 और 32 का क्या हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 8। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, चाहे यहाँ लिख लीजिए क्या रहेगी भाई, 8। यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 आपको दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इस सवाल को भी स्टूडेंट्स हमें सवाल नंबर 2 की तरह ही सॉल्व करना है। यहाँ हमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिखाना है कि वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो जैसे हमने प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व किया वैसे ही हम इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। हम अपना कोई भी धनात्मक पूर्णांक a मान लेंगे और b हमारा होगा 3। b 3 क्यों होगा, क्योंकि ये देखिए ये किस रूप में दे रखा है आपको, तो आप कहेंगे सर ये BQ + R के रूप में दे रखा है। यहाँ R आपका 0 है इसीलिए R इन्होंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये है आपका BQ + R की फॉर्म में, BQ + R की फॉर्म में। तो इन दोनों में ही b के स्थान पर हमें 3 दे रखा है, इसीलिए हम b को 3 मानेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको लिखना है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3 है, ठीक है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ + R, जहां R 0 से बड़ा होता है या 0 होता है लेकिन b से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो इस प्रमेयिका में हम अपने मान रख लेते हैं। a हमारा a है, ठीक है, a बराबर b हमारा 3 है तो हमने यहाँ 3 रख लिया। q हमारा सेम रहेगा प्लस r भी हमारा यहाँ सेम रहेगा। यहाँ से हमें r के मान मिल जाएंगे। r हमेशा b से छोटा होता है तो यहाँ हमारा r b से छोटा रहेगा, b है हमारा 3, ठीक है। और ये 0 से बड़ा होता है या फिर 0 होता है तो यहाँ से हमें r के मान मिल जाते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं r के संभव मान। तो स्टूडेंट्स r के संभव मान क्या क्या होंगे, 0, 1 और 2, ठीक है। अब हम बारी बारी से इन तीनों ही मानों को इसमें रख लेते हैं, ठीक है। 3 केस हमारे बनेंगे। तो सबसे पहले जब r बराबर 0 हो तो हमें किस रूप में मिलेगा a, तो a बराबर 3q और प्लस में r, तो यहाँ पर आप 0 रख लीजिए r के स्थान पर, ठीक है। आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, a बराबर 3q, ठीक है। 3q में 0 जोड़ो या मत जोड़ो, बात एक ही है ना, चाहे 0 घटा लो चाहे जोड़ लो, कुछ भी कर लो, आंसर आपका 3q ही रहेगा। अब हमसे बोला गया है कि जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग किस रूप का होगा। तो यहाँ हमें a 3q के रूप में मिला है लेकिन हमें बताना है a का वर्ग, तो इसका हम वर्ग कर लेते हैं, a का वर्ग, ठीक है। इधर हमने वर्ग किया है तो यहाँ भी हमें वर्ग करना है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई होगी। तो ये हो जाएगा आपका a² और ये हो जाएगा 3 तियाँ 9 q², ठीक है। a² बराबर, अब इस 9 में से आप 3 को कॉमन लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा अंदर भाई, 3q², ठीक है।
भाई ब्रैकेट हटाओगे 3 गुणा 3 9 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 9 क्यू स्क्वायर। ओके, अब देखो आपको करना क्या है, 3 आपको सेम लिखना है और 3 क्यू स्क्वायर इसको आपको m मान लेना है। तो यहाँ आपको a स्क्वायर किस रूप में मिलेगा, 3m के रूप में। ठीक है, यहाँ आप लिख दीजिए m आपका क्या है, जहाँ m बराबर है 3 क्यू स्क्वायर। जैसा कि इन्होंने बोला है m आपका कोई भी पूर्णांक हो सकता है ना, तो यहाँ पर हमने 3q को m मान लिया है। ठीक है, और यहाँ हमने रख लिया। जब r आपका 1 होगा, जब r बराबर 1 हो, तब a बराबर 3q और प्लस r हमें 1 रखना है, तो यहाँ हमने 1 रख लिया। ठीक है, तो हमें यहाँ a मिला 3q प्लस 1 के रूप में। हमें a नहीं बताना है बल्कि इसका वर्ग बताना है, तो वर्ग के लिए हम वर्ग करेंगे यहाँ पर भाई a स्क्वायर, और इधर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में खोलिए। ठीक है, चलिए पहले इसको खोलते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a रहेगा हमारा 3q और b रहेगा 1, तो यहाँ हमारा आएगा a स्क्वायर मतलब 3q स्क्वायर प्लस 2ab, a हमारा q और b हमारा 1, और प्लस में b स्क्वायर, b मतलब हमारा 1 है और इस पर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो 3 तियाँ 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 कम 6 क्यू, और प्लस में हमारा यहाँ बचेगा 1। 1 गुणा 1 1 होता है। ठीक है, अब इन दो पदों में आप 3 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, क्यू कॉमन नहीं लेना, केवल 3 कॉमन लेना है। तो अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 2q, और यहाँ हमारा बचा प्लस का 1। ठीक है, अब आपको करना क्या है, 3 आपको सेम लिखना है और ये ब्रैकेट में जो लिखा है इसके स्थान पर आपको m लिख लेना है। ठीक है, और प्लस हमारा 1। तो यहाँ हमारा क्या रहेगा, a स्क्वायर। a स्क्वायर किस रूप में मिला, तो आप कहेंगे सर 3m प्लस 1 के रूप में, जहाँ m आपका क्या है, m आपका कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो यहाँ हमने m किसको माना है भाई, 3q स्क्वायर प्लस 2q को, 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, ये हमारा m है। और अब हम थर्ड केस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, तो तीसरी स्थिति में जब r बराबर 2 हो, ठीक है, तो a बराबर 3q और प्लस में r आपको 2 लेना है। ठीक है, यहाँ हमें a मिला है 3q प्लस 2 के रूप में, लेकिन हमें वर्ग बताना है, तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा। अब आपको इसे a प्लस बी के होल क्यूब के रूप में खोलना है। तो भाई a क्यूब मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में खोलना है। तो a स्क्वायर मतलब 3q स्क्वायर प्लस में 2ab, 2a हमारा रहेगा 3q और b हमारा है 2। ठीक है, और प्लस में b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल आई होगी। अब 3q का स्क्वायर होगा 9q स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q, और प्लस में ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4। ठीक, अब आपको देखो इसको कुछ इस तरह से लिखना है, 9q स्क्वायर प्लस में 12q प्लस इस 4 को आप लिखिए 3 प्लस 1, इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये जो शुरू के 3 पद हैं इसमें से आप केवल 3 कॉमन लीजिए। तो जब हम यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा भाई, 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 4q प्लस यहाँ से 3 कॉमन तो 1, और बाहर हमारा रहेगा 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 3 को सेम लिखना है और इस पूरी ब्रैकेट को m बोल देना है, और प्लस हमारा ये 1 रहेगा। ठीक है,
तो यहाँ हमारा क्या है ए स्क्वायर, तो यहाँ हमें ए स्क्वायर किस रूप में मिला, तो आप कहेंगे सर 3m + 1 के रूप में मिला है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर आप ये भी लिख लीजिए, जहाँ m क्या है आपका भी, ये पूरी ब्रैकेट है, यानी 3q² + 4q + 1 है। ठीक है, अब इन तीनों ही स्थितियों को आप देखिए। स्थिति फर्स्ट, जब r 0 होगा तो हमें a² 3m के रूप में मिलेगा। ठीक है, जब r हमारा 1 होगा तो हमें a² 3m + 1 के रूप में मिलेगा, और जब r हमारा 2 होगा तो हमें a² किस रूप में मिलेगा, 3m + 1 के रूप में मिलेगा। यही हमें इसमें दिखाना था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m के रूप का होता है या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, यहाँ हमारा सवाल ये कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट में लिखेंगे स्थिति फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, जहाँ m कोई भी पूर्णांक है। ठीक है, इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आखिरी सवाल को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या चीज़, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो इस सवाल को भी स्टूडेंट्स हम सवाल नंबर 4 की तरह ही सॉल्व करेंगे। यहाँ हमसे बोला गया था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, लेकिन यहाँ हमसे बोला गया है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। ठीक है, तो हम अपना कोई भी धनात्मक पूर्णांक a मान लेंगे और दूसरा हमारा पूर्णांक होता है b। तो यहाँ b थोड़ा सा हम चेंज रखेंगे। देखो यहाँ पर हमें b के स्थान पर 9 दे रखा है, तो यहाँ हम b का मान 9 ना लेकर 3 लेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे, देखो स्टूडेंट्स, अगर हम b का मान 9 ले लेते हैं तो हमें शेषफल 0 से लेकर 8 तक प्राप्त होगा, और जब हम बारी बारी से इन सभी शेषफलों को रखेंगे तो सवाल हमारा लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और जब हम b का मान यहाँ 3 लेंगे, 3 लेकर भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है ना, तो जब हम b का मान 3 लेंगे तो हमें शेषफल क्या क्या मिलेगा, 0, 1 और 2। इस तरह से सवाल ये छोटा हो जाएगा। तो आप b का मान 9 और 3 दोनों ही लेकर इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर b का मान 3 लेंगे, 9 नहीं लेंगे। ठीक है, हल में हमें लिखना है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b = 3 है। यहाँ हमने b 3 माना है, 9 नहीं माना है। ठीक है, 3 मानकर भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और सवाल भी हमारा छोटा हो जाएगा। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ हमने अपनी प्रमेयिका लिख ली है। ठीक है, ओके, अब इस प्रमेयिका में हम अपने मान रख लेते हैं। तो a हमारा a रहेगा, क्योंकि a को हमने a ही माना है। ठीक है, और b हमारा 3 हो जाएगा, q हमारा q रहेगा, प्लस r हमारा r रहेगा। यहाँ से हमें r का मान मिल जाएगा। r b से छोटा होता है, तो r b से छोटा यानी 3 से छोटा होगा। ठीक है, और ये 0 से बड़ा होता है या फिर 0 होता है। तो यहाँ से हमें r के क्या क्या मान मिलेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं, r के संभव मान 0, 1 और 2। ठीक है, अगर हम b 3 ना लेकर 9 लेते तो यहाँ पर हमें शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक प्राप्त होता है और सवाल लंबा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमने 3 माना है। अब हमें क्या करना, बारी बारी से r का मान यहाँ रख लेना है। ठीक है, तो पहली स्थिति देख लेते हैं। पहली स्थिति फर्स्ट केस में क्या होगा, जब r 0 हो तो a = 3q प्लस में r आपको 0 रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a = 3q, 0 आप जोड़ो चाहे घटाओ, बात एक ही है। तो यहाँ हमें a मिला है 3q के रूप में, लेकिन हमें a नहीं देखना, हमें देखना है a का घन, यानी अपने धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप का होगा। तो यहाँ हमें घन करना है, तो a का हम कर देंगे घन भाई। ठीक है, इधर घन करेंगे तो इधर भी घन होगा। ठीक है, बात आ गई समझ में, बिल्कुल आ गई होगी। तो ये हो जाएगा a⁻3 और ये हो जाएगा 3 × 9 = 9, 27 और q⁻3। ठीक है, अब देखिए आपको 27 में से 9 बाहर ले लेना है, तो अंदर बचेगा 3 q⁻3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें 9 यहाँ मिलेगा।
अब 3 क्यू की घात 3 इसको आप m मान लीजिए, 9 आप सेम रखिए, इसको m मान लीजिए, यहाँ m लिख लीजिए। तो यहाँ देखिए आपको a की घात 3, इधर हमारा a की घात 3 चलेगा, तो a की घात 3 किस रूप में मिला, a का घन हमें किस रूप में मिला, 9m के रूप में। यहाँ आप ये भी लिख लीजिए आपका m क्या है, जहाँ m बराबर 3 क्यू की घात 3 है। ठीक है, ये हमारी पहली स्थिति हो जाती है। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं, दूसरी स्थिति की बात करते हैं। जब r 1 हो, ठीक है, तो a बराबर 3q और प्लस r का मान हमें 1 रखना है। ठीक है, a हमें मिला 3q प्लस 1 के रूप में, लेकिन हमें a का घन बताना है, तो यहाँ हम a का घन कर लेते हैं, बराबर इधर भी हम घन करेंगे 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का, सॉरी घन है ये, 3 प्लस 1 का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसको हम a प्लस बी के होल क्यूब के रूप में खोलेंगे। ठीक है, 3q हमारा a होगा और 1 हमारा b होगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, a क्यूब यानी 3q की घात 3 प्लस b क्यूब यानी 1 की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर यानी 3q स्क्वायर b। ठीक है, फिर प्लस 3a और b स्क्वायर, इसको हमने a प्लस बी के होल क्यूब के रूप में खोल लिया है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 3 9 9 3 27 क्यू की घात 3 प्लस 1 की गुणा 3 बार करोगे 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 9 9 3 27 27 1 कम 27 और क्यू की घात 2 प्लस 3 3 9 9 1 कम 9 क्यू, 1 की 2 बार गुणा करोगे 1 ही मिलेगा। ठीक है, और 3 3 9 9 गुणा 1 9 होता है। अब आप इसको घातों के घटते क्रम में लिख लीजिए। यहाँ हमारा बीच में 1 है, इसको आप लास्ट में ले जाइए। 27 क्यू की घात 3 प्लस 27 क्यू की घात 2 प्लस 9 क्यू की घात कुछ नहीं है 1 है, और प्लस में हमारा 1। ठीक है, अब देखो इन 3 पदों में जो शुरू के हमारे 3 पद हैं, इनमें से आप 9 9 कॉमन ले लीजिए। आपको क्यू कॉमन नहीं लेना, केवल 9 कॉमन लेना है। तो 9 जब हम कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 3 क्यू की घात 3 प्लस यहाँ बचेगा 3 क्यू की घात 2 और प्लस यहाँ बचेगा क्यू, 9 हमारा कॉमन आ जाएगा और इधर प्लस 1। ठीक है, अब इस पूरी ब्रैकेट को आप m मान लीजिए 9, और इसकी जगह लिखिए आप m प्लस में 1। ठीक है, और इधर हमारा क्या रहेगा, a की घात 3, a की घात 3। तो यहाँ हमें a का घन किस रूप में मिला है भाई, आप कहेंगे सर 9m प्लस 1 के रूप में मिला है। और m क्या है, m हमारा कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो यहाँ हम लिख देते हैं m हमारा है 3 क्यू की घात 3 प्लस 3 क्यू की घात 2 प्लस q। ठीक है, इसको हमने m माना है। ये हमारा सेकंड केस हो जाता है, दूसरी स्थिति हो जाती है। अब हम तीसरी स्थिति भी देख लेते हैं। तीसरी स्थिति, जब r आपका 2 हो, हमने पहले 0 रखा फिर 1 रखा, अब 2। ठीक है, तो a बराबर 3q और प्लस r का मान हमें 2 रखना है। तो a हमें मिला 3q प्लस 2 के रूप में, लेकिन हमें घन बताना है, तो यहाँ हम घन करेंगे, इधर भी हम घन कर लेंगे। ठीक है, इसको हम a प्लस बी के होल क्यूब के रूप में खोलेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब चलिए सॉल्व कीजिए। 3 3 9 9 3 27 क्यू की घात 3 प्लस 2 दूनी 4 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ठीक है, प्लस 3 3 9 और 9 3 27 27 दूनी 54 क्यू की घात 2 प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36 36 क्यू। ठीक है, अब घातों के घटते क्रम में लिख लीजिए, यानी इस 8 को लास्ट में ले जाइए। तो 27 क्यू की घात 3 प्लस 54 क्यू की घात 2 प्लस 36 क्यू प्लस में 8। ठीक है, ओके। अब आप इन 3 पदों में 9 कॉमन ले लीजिए।
यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3 क्यू की घात 3 प्लस यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 छंग 54 6 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से 9 चौक 36 क्यू और प्लस का यहाँ 8। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को आप m मान लीजिए। m आपका कोई भी पूर्णांक हो सकता है तो इसको आप m मान लीजिए। तो 9 सेम लिखिए और इसको आप m लिख दीजिए और प्लस का 8। ठीक है, और इधर आपका क्या रहेगा, इधर रहेगा आपका a का घन। तो यहाँ हमें किस रूप में मिला, आप कहेंगे सर 9m प्लस 8 के रूप में मिला। यही हमें दिखाना था। पहली स्थिति में हमें 9m के रूप में, दूसरी स्थिति में हमें a का घन किस रूप में मिला, 9m प्लस 1 के रूप में, और तीसरी स्थिति में हमें a का घन किस रूप में मिला है, तो 9m प्लस 8 के रूप में। यही हमें इसमें दिखाना था। ठीक है, तो यहाँ पहले आप लिख लीजिए, जहाँ ये जो m है हमारा, ये क्या है, ये है भाई 3q की घात 3 प्लस 6q की घात 2, 3q की घात 3 प्लस 6q की घात 2 प्लस 4q। ठीक है, हमने m इसके स्थान पर लिखा है। तो इस तरह से हम ये सिद्ध करेंगे कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, अब यहाँ हम ये चीज़ लिख भी देते हैं। तो हम लिखेंगे स्थिति फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से कहा जा सकता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है जहां m कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे ही प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।